कभी कोई ऐसी सीरीज देखी है जो आपका दिमाग खराब कर दे? वेल, एलिसन इन द बॉर्डरलैंड एक ऐसी सीरीज है जो आपको रियलिटी पे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर कर देगी। इस नकली दुनिया में तुम अच्छाई का ढोंगा आखिर कब तक कर पाओगे? तुम तब तक ही अच्छे रहते हो जब तक ये दुनिया तुम्हें रहने देती है। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज आपको इस शो में देखने को मिलती है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सो एलिसन इन द बॉर्डरलैंड एक एनिमे अडेप्टेशन है जो कि 2020 में आया था, जहाँ इसके फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड्स थे और सेकंड सीजन में भी 8 ही एपिसोड्स है। पर हर एपिसोड आपके सामने एक नई मिस्ट्री को लेकर आता है। तो आरिसु, जो कि टोक्यो में रहने वाला एक टीनेजर है, वो और उसके दोस्त अचानक से एक दिन दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए गेम्स खेलने होंगे और उसे सरवाइव करना होगा। और ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है, पर हर गेम पहले से ज्यादा खतरनाक और पहले से ज्यादा डेंजरस होने लगता है। आरिसु की आंखों के सामने उसके बेस्ट फ्रेंड्स मरने लगते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता, पर सरवाइव करने के लिए उसे गेम्स खेलते रहना होगा और सारे कार्ड्स कलेक्ट करने होंगे और उसी के साथ वो अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा। पर क्या ये कार्ड्स की मिस्ट्री सही है या फिर ये धोखा है? क्या एलिसन कभी भी अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा और क्या उसके दोस्त सच में मर गए? ये सारी मिस्ट्रीज आपको शो को देखने के बाद पता चलेगी। जहाँ भाई ये सीरीज इंसान का ट्रू कैरेक्टर दिखाती है कि इंसान कितना नीच हो सकता है। और इसी के साथ एलिसन को अपनी दुनिया में वापस आने के लिए सारे गेम्स खेलने होंगे। पर क्या ये सब कुछ करने के बाद भी वो अपनी दुनिया में लौट पाएगा? ये मिस्ट्री आपको शो के एंड में पता चलती है। पर शो के दौरान जो लोगों का ट्रू कैरेक्टर सामने आता है, भाई उसे देखकर आपको घिन आने लगती है। जहाँ अगर तुम पर भी बात आई तो तुम एक ऐसी दुनिया में कैसे रहोगे जहाँ कोई न्याय, नीति या नियम नहीं है? तुम्हें जिंदा रहने के लिए बस गेम ही तो जीतना है, फिर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये सीरीज इंसान के ट्रू कैरेक्टर को दिखाती है कि अगर तुम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते, खुद जीते या फिर दोस्त को मरने देते। एक ऐसी दुनिया जिसमें जिंदा रहने के लिए तुम्हें गेम्स खेलने पड़ते हैं। इसके बाद भाई अगर गेम्स के एक्सपेक्ट्स की बात करें तो भाई वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जिस तरीके से उन्होंने टोक्यो सिटी का वीएफएक्स किया है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई ये नकली है। इसके बाद भाई कैरेक्टर इवोल्यूशन भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। कुछ कैरेक्टर स्टार्टिंग में एकदम ही फुद्दू लगते हैं, पर आगे जाकर वो एकदम ही सीरियस टोन पकड़ लेते हैं। इस वजह से भी ये सीरीज मेरे लिए एक प्लस पॉइंट में जाती है। इसके बाद कैरेक्टर्स के बीच में जो इमोशंस दिखाए वो ज्यादातर जगह पे काम करते हैं। आप कुछ कैरेक्टर से कनेक्ट करते हो और जब वो मरते हैं तो आपको बुरा भी लगता है। इसके बाद अगर सीरीज के एक्चुअल कैटेगरी पे आए तो भाई हाँ, ये सीरीज फैमिली फ्रेंडली नहीं है। इसमें कुल मिलाकर 5 से 6 न्यूड सीन्स है और वायलेंस काफी जगह पे चलता रहता है। इसी के साथ मैं इसके एक्शन को थोड़ा सा वीक कहूंगा, क्योंकि भाई आपको फील हो जाता है कि इनके पास कैरेक्टर्स की कमी थी। शो में ट्रेजिक दिखाने के लिए वो नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे, जिसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट कैरेक्टर एंड तक मरता ही नहीं है और कुछ 2-4 जगह पे आपको बोर करने लगती है। एनीवे, ये थे सारे नेगेटिव पॉइंट्स। पर अब बात करते हैं इसके सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी कि इसका क्लाइमैक्स, जो कि लोगों को समझ ही नहीं आया था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी 2 बार देखना पड़ा तब जाके मुझे समझ में आया। मैं स्मार्ट हूँ। तो लास्ट गेम में आरुसु को भाई उस दुनिया के बारे में अलग अलग कहानियां बताई जाती है, जिसमें से पहली कहानी होती है कि भाई वो सिविलाइजेशन में इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि उनको किसी भी चीज में मजा ही नहीं आ रहा और इसी वजह से वो वीआर में रियल लाइफ गेम खेल रहे हैं। दूसरी कहानी बताई जाती है कि एलियंस आए और उन्हें सारी ह्यूमनकाइंड को मार दिया और कुछ सेलेक्टिव लोगों को जिंदा रखा और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनको गेम्स खिला करके इस सिचुएशन में उनका क्या रिएक्शन होगा। जब ये दोनों चीजें आरुसु पे काम नहीं करती है तो भाई किंग लीडर उनको हिप्नोटाइज करने लगती है, जहाँ भाई वो आरुसु को लगभग यकीन दिला देती है कि उसके दोस्तों की मौत का कारण वही था, उसी की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सब कुछ करके वो आरुसु को गेम खेलने से गिव अप करवाना चाहती थी। पर मियागी, जो कि आरुसु की दोस्त होती है, वो उसे भ्रम से वापस ले आती है। इसके बाद आरुसु जीत जाता है और उसको फिर वापस उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। जब तब जाके हमें पता चलता है कि असल में ये कोई अलग दुनिया नहीं है, बल्कि उस दिन टोक्यो पे एक मीटेओराइट आके गिरा था, जिसकी वजह से आधा टोक्यो बर्बाद हो गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और जो लोग मरने के कगार में थे वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए। या ये दूसरी दुनिया और कुछ नहीं बल्कि रियल लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच की जगह थी। मतलब आपने कहीं तो पढ़ा होगा कि मरने से पहले आखिरी टाइम पे, कि मरने से पहले आपकी आंखों के सामने पूरी आपकी लाइफ फ्लैश होना शुरू होती है। ये सीरीज वही 1 मिनट है जहाँ उन लोगों को चुना गया जिनमें जीने का जज्बा अभी भी मौजूद था और उनको अपनी लाइफ के लिए इस हार्ड ट्रायल से गुजरना पड़ रहा था, जो कि एक गेम के फॉर्मेट में चल रहा था। तो इसमें से जो स्ट्रॉन्ग विल के थे वो सरवाइव कर गए और बाकी मर गए। और जब आरिसु को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसकी लगभग सारी मेमोरी वाइप हो चुकी होती है, पर स्टिल उसको मियागी के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन फील होता है, तो उसे पटाने निकल जाता है और बाकी कैरेक्टर्स भी अपने लाइफ में एडजस्ट हो ही जाते हैं। पर शो खत्म होने से पहले हमें एक डेस्क पे जोकर का कार्ड दिखाया जाता है। इसका मतलब शो अब तक खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये आरुसु का एक और भ्रम है, हो सकता है कि वो अभी भी उसी दुनिया में फंसा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अभी भी एक लास्ट गेम में ही है। क्योंकि जैसा वीके कहता है, भ्रम के साम्राज्य में वास्तविकता के लिए आखिर कब तक जगह है? और जो तुम सोच रहे हो, क्या वो एक वास्तविकता है या फिर भ्रम? इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होता है। मैं आपका दोस्त वीके विदा लेता हूँ इस वीडियो में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।